तो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। एंड आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और उसी के चलते आज हम 11 जनवरी 2023 को आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था एसएससी जीडी का, उसके पूरे 20 क्वेश्चन मैथ्स के हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाइए। कल मैंने एक क्लास अपलोड करी थी, आज फिर ये क्लास अपलोड करने वाला हूँ। तो फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। हम पूरे 76 सेट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो क्लास हो रहे हैं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। क्वेश्चन दिया है, मनीष बॉट एन एयर कंडीशनर फॉर ₹46,875। इट्स वैल्यू इज डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 8% ईयरली। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर आफ्टर 3 ईयर। यहाँ पर ये बोला है कि मनीष ने एक एयर कंडीशनर खरीदा है जिसकी कीमत है 46,875 रुपए। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो हर साल कम होती है। कितनी कम होती है? 8% के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हर साल कम होती है। 8% के अकॉर्डिंग हर साल कम होती है। और वो बोल रहा है कि 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। मुझे एक बात बताइए, 8% का मतलब क्या होता है? तो 8% को अगर हम लिखें, तो नॉर्मली अगर लिख लें तो 8% का मतलब होता है 8 अपॉन में परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में लाऊंगा तो 2/25 हो जाएगा। 2/25 हो जाएगा, मतलब इतनी कम होती है। मतलब यदि उसकी वैल्यू 25 है तो कम होकर कितनी हो जाती है? कम होकर 23 हो जाती है। ठीक है, फ्रैक्शन में। तो हर साल वो कितनी हो जा रही है? या तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं कि अपने आप में उसकी वैल्यू 100% है और हर साल वो 8% कम होती है, मतलब एवरी ईयर वो अपने आप का 92% हो जाती है। ठीक है, तो पहले साल में यदि वो इतनी है तो अगले साल में वो कितनी हो जाएगी? उसका अपने आप का 92% हो जाएगी। फिर अगले साल उसका जो हो गया उसका 92% हो जाएगी, क्योंकि 8% हर साल बढ़ रही है, कम हो रही है। फिर नेक्स्ट ईयर वो थर्ड ईयर में फिर 8% कम हो जाएगी। ठीक है, बस। तो जो भी ये कम हो जाएगी इसको सॉल्व कर कर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें, अब काटते हैं हम इसको। किससे कट रहा है ये? अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 425 से कट रहा है। 4 2 8, 4 3 12। इसी प्रकार से ये सभी कटेंगे तो ये 23, नीचे ये 25 हो जाएगा, और फिर ये 25 हो जाएगा, और ऊपर ये 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 से ये कट रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर इतना टफ नहीं है, कट जाएगा ये। 25 वन जा, क्योंकि देखो लास्ट में 75 आ रहा है। 25 से ये कैसे कट रहा है हमको पता कैसे? किसी भी नंबर की यदि आखिरी दो संख्या 25 से कटने वाली हो, फॉर एग्जाम्पल 25 हो, 50 हो, 100 का डबल जीरो आ जाए, ठीक है, फिर 75 हो, तो इस तरीके के नंबर यदि लास्ट 2 डिजिट आ रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर के अंतिम दो अंक यदि 25 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 25 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 से कट रहा है सर। 25 एकम मैंने 25 कर दिया, कितना बचा? 25 एकम 25 के बाद यहाँ बचा 21, 218 बचा 21, और ये 8 था तो 218 बचा। फिर 25 के टेबल में 8 टाइम्स में मैंने 200 पढ़ दिया, तो 200 के बाद कितना बचा? 18 बचा। अब 18 के बाद ये 7 है तो कितना बचा? 187 बचा। 25 के टेबल में मैं 7 टाइम्स में पढ़ूंगा तो 175 हो जाता है। कितना बच रहा है 175 के बाद? तो आप बोलेंगे सर 175 के बाद फिर 12 बचा। अब ये 5 और है तो 125 हो गया। तो 125 कितने बार में जाएगा? 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 से कट गया। अगेन ये 25 से कटेगा क्योंकि 75 आ रहा है। 25 7 जा 175 हो गया। फिर 12 बचा, 12 इधर जाएगा तो 125 बन जाएगा इसके साथ मिलकर। 25 5 जा 125 हो जाएगा। फिर 25 से एक बार कटेगा, 25 3 जा हो जाएगा। क्या क्या बचा भैया यहाँ पर? तो आप बोलेंगे 3, 23 इंटू 23 इंटू 23। अब देखिए, मैं आपको बोलता हूँ कि क्यूब आपको याद होना चाहिए। यदि आपको क्यूब याद होता है यहाँ पर, तो आप क्या करते? 23 का क्यूब करते और इंटू 3 कर देते। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको क्यूब याद ही नहीं है, आपको सिर्फ स्क्वायर याद है। और यदि स्क्वायर भी याद नहीं है तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि 23 का अगर स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर कैसे निकालते हैं हमको पता है। स्क्वायर इस तरीके से निकालते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर इसका मल्टीप्लाई तीनों का आपस में, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर बचेगा। फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और ये जो कैरी ओवर वाला है 5 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 529 हो गया। कितना बच रहा है अभी इसमें सर? 23 का मल्टीप्लाई करना, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना। मैं बोलता हूँ पहले 23 का कर लेते हैं। 23 9 जा कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 23 9 जा, एक सेकंड, यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है। देखें, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट एक आ रहा है। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक। तो ये क्वेश्चन भैया सॉल्व नहीं करना था, ये इकाई अंक से ही सॉल्व हो रहा था, क्योंकि देखो हर केस में यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो इसको सॉल्व नहीं करना था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है सर, यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे जाते हैं जिनका इकाई अंक एक ही होता, तब क्या करते? तो हम जो आप सॉल्व कर रहे थे ना उसी प्रकार से करेंगे। अगेन इसको 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 9 जा कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 23 9 जा करते तो हमको नहीं आता है, 23 का टेबल ही नहीं आता है।
तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा। आपको मैंने वैदिक मैथ्स की क्लास में ये बताया हुआ है कि 23 या कितना भी बड़ा टेबल हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको मैं 20 और 3 मान सकता हूँ। तो 29 से कितना हो जाएगा 180, और 3 9 से 27, 180 और 27 207 हो जाएगा, 207 का 7 आ जाएगा, 20 कैरी ओवर चल जाएगा। 23 2 जा तो 46, सबको समझ में आ जाएगा। 46 में 20 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 66 का 6, फिर 6 कैरी ओवर। 23 5 से करेंगे तो 115 हो जाएगा, 115। 115 में 6 जोड़ा तो 221, 115 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, वन 115 में 6 जोड़ा तो 121 हो जाएगा। 121 का पूरा पूरा आ जाएगा 121, ठीक है। अब इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो भैया कर देते हैं। देखो 12,000 का 3 गुना 36,000, और 480 और 21, तो ये हो जाएगा 36,501। ये टोटल ये आ गया आंसर, ठीक है। तो या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है, इससे बेस्ट तरीका इसका नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा से आपसे ये बोलता हूँ कि क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, या तो तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। या तो पहला ऐसा टाइप आएगा जो सॉल्व करने लायक है, जो सभी बच्चे करेंगे सॉल्व, जो पढ़ाई कर रहा है वो सभी कर पाएंगे। दूसरा जो लड़ाई होती है ना, वो टफ क्वेश्चन में होती है, जहां पर आपका कैलकुलेशन की डिमांड की जाती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे चेक किया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें या तो आंसर ऑप्शन से आ जाता है देखकर, या तो अप्रोक्सीमेशन से आ जाता है, या फिर यूनिट डिजिट से आ जाता है, या फिर डिजिटल सम से आ जाता है। और अगर उससे भी नहीं आ रहा तो कोई क्वेश्चन इतना टफ दिया जाता है कि उसको आपको छोड़ना है। अब देखो ये पहला ही क्वेश्चन इतना टफ दे दिया गया है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन इतना डाल दिया, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप यहीं पर डिमोटिवेट हो जाएंगे। कितना टफ क्वेश्चन है, और इसके बाद जो आगे आने वाले इजी क्वेश्चन है वो भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले जो क्वेश्चन टफ दिए जाते हैं ना, उनका टारगेट ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज किया जाए, ठीक है। तो आपको यदि ये क्वेश्चन टफ लग रहा है और इसमें आप दिमाग मतलब अपना ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करना चाहते हैं, तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जब पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं फिर इस पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी सीखना भाई बहुत जरूरी है, आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, पहला क्वेश्चन टफ आता है तो ये बिल्कुल उम्मीद रखना है कि आने वाले क्वेश्चन ईजी हैं, आने वाले हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन टफ नहीं देगा एग्जामिनर, वो चाहता है कि आप एग्जाम क्रैक करें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया पहला क्वेश्चन टफ आया तो पूरे क्वेश्चन ही टफ आएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका इंग्लिश में नहीं आया, सिर्फ हिंदी में ही है। एक व्यक्ति पहले दिन में 6 घंटे में 240 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन में 8 घंटे में 360 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन पर 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा दी गई प्रति घंटे में औसत दूरी ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, ठीक है। चलिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे सर 240 और 360 कितना हो जाएगा 600, और 600 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1050। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 1050 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो सर 6 घंटे और 8 14 घंटे, 6 और 8 14 घंटे, 14 में 6 जोड़ा 20 घंटे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इसको काटेंगे और पीटिंग में मचाएंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी आपकी स्पीड। क्या आपको समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं। An increase of 25% of the price of onion enables a woman to buy 5 kg less for rupees 200. The price of onion per kg increased price निकालना है आपको। देखिए भैया, अब यहां पर एक कंसेप्ट होता है। अच्छा, यहां पर क्या चीजें नहीं बदल रही है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ 200 रुपए पहले भी खर्च कर रहे थे आप, 200 रुपए बाद में भी खर्च कर रहे हैं। मतलब आपका जो कुल एक्सपेंडिचर है ना, आपका जो कुल एक्सपेंडिचर है वो आपका कांस्टेंट है। और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि जो प्राइस और क्वांटिटी है वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। जब भी मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी आपका खर्च कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि यदि प्राइस फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी हो रहा है, तो कंजम्पशन उसका अपोजिट बी रेशियो ए हो जाएगा। ये कंसेप्ट है इसका। तो सर यहां पर हम देखेंगे कि 200 रुपए पहले भी खर्च कर रहा है, 200 रुपए अब भी खर्च कर रहा है, कोई बात नहीं सर। प्राइस के बारे में बोल रहा है कि प्राइस 25% बढ़ रहा है, तो 25% प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब शास्त्र में होता है 1/4। मतलब 4 की चीज अब कितने में बिक रही है, 5 में बिक रही है, ये रेट हो गया उसका। तो प्राइस का अपोजिट रेशियो कंजम्पशन का हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 5 से 4। मतलब पहले अगर 5 खर्च करता था तो अब 4 खर्च कर रहा है। तो उसने क्या बोला, ओनियन इनेबल्स अ वुमेन टू बाय 5 किलोग्राम लेस। देखो, वुमेन की या किसी की भी हम बात करते हैं, जब प्राइस बढ़ता है ना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो कम करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जो लोग राजश्री वगैरह खाते हैं, पाउच वगैरह खाते हैं, उनकी बात अलग होती है भाई, ठीक है। जो केसर का यूज करते हैं ना, जो लोग केसर का दाम दाने दाने में, तो उनकी बात अलग होती है भाई, वो अंबानी होते हैं। क्यों?
क्योंकि कोविड में जितने भी रेट बढ़े उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वहां पर ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट फेल हो जाता है। तो उस केस में ये कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है कि जब भाई रेट बढ़ेंगे ना, तो आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप खपत कम करें, ठीक है। लेकिन जिनकी आदत होती है, शहंशाह जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सर रेट बढ़े या कुछ बढ़े हमको खाना है, मतलब खाना है, ठीक है। रेट जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए, ठीक है। चलिए देखें, तो सर यहाँ पर 5 से 4 हो जाएगा, कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगा, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। और यहाँ पर क्या बोला कि वुमेन 5 किलोग्राम कम यूज करने लगी, तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 5 किलोग्राम आ गई। तो यहाँ पर सर हमको बोला गया है कि बाद में अब वो इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया, तो बाद में सर इंक्रीज्ड प्राइस इतना है, तो इंक्रीज्ड कंजम्पशन कितना रहा होगा, कम होने वाला। तो सर 4 की कीमत कितनी हो गई, एक की कीमत 5, तो 4 की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 किलोग्राम। तो सर अब वो 20 किलोग्राम खरीदने लगा। एक बात बताओ सर, 200 रुपए लेकर जा रहा है और उसमें वो 20 किलोग्राम खरीद रहा है, तो उसको अब क्या रुपए किलो का पड़ रहा है सर, तो आप बोलेंगे सर 10 रुपए प्रति किलोग्राम का पड़ रहा है, 10 रुपीज पर केजी का पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा समय लग सकता है, ऑप्शन अगर थोड़ा सा टफ रहा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। A person travels in a car for 600 kilometer at an average speed of 50 kilometer per hour and 100 kilometer at 100 kilometer per hour and finally reaches his destination while traveling 50 kilometer at the speed of 25 kilometer per hour। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी फिर 100 की स्पीड से जाता है, और अंत में 50 की दूरी 25 की स्पीड से जाता है। तो आपको बताना है कि इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही। तो सर हमने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने एक जगह और बताया आपको एक्सेप्शन, जहां पर यदि डिस्टेंस बराबर बराबर कर रहा है, तो वहां पर मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना बताया हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा, याद होगी ये चीज, ठीक है। चलिए तो इसको देखते हैं। यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने का बोला है, देखिए एक पर्सन 600 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो सर यहाँ पर फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। चलिए निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, 600 किलोमीटर, फिर बाद में 100 किलोमीटर और फिर लास्ट में 50, तो कितना हो गया सर, ये 750 किलोमीटर जा रहे हैं टोटल, ठीक है। कितनी स्पीड से जा रहे हैं देखिए, तो पहले तो सर 600 किलोमीटर जा रहे हैं 50 की स्पीड से, तो यहाँ पर कितना समय लग रहा होगा इसको, तो सर यहाँ पर 12 घंटे का समय लग रहा होगा। बाद में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जा रहा है फिर 100 की स्पीड से, तो यहाँ पर उसको 1 घंटे का समय लग रहा होगा। और फिर लास्ट में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 25 की स्पीड से, तो यहाँ पर उसको 2 घंटे का समय लग रहा होगा। तो टोटल कितना समय लग गया, 12 और 1 13 और 2 15 घंटे का समय लग गया। तो सर यहाँ से इसको डिवाइड किया तो 50 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड निकल कर आ गई है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन ही आए थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। देखें हम ये क्वेश्चन देखिए, देयर आर 90 फीमेल मेंबर्स एंड 60 मेल मेंबर्स, ठीक है। फीमेल मेंबर और मेल मेंबर के बारे में दिया हुआ है कि 90 फीमेल मेंबर है और 60 मेल मेंबर एक क्लब में। इफ द एवरेज एज ऑफ फीमेल मेंबर इज 35 ईयर्स, यदि एवरेज एज फीमेल मेंबर की 35 ईयर्स है और एवरेज एज मेल मेंबर की 45 ईयर्स है, तो आपसे बोला गया है कि इन पूरे क्लब में टोटल एवरेज एज कितनी है। तो सर इसको निकालने के लिए ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर बोला गया है कि महिलाएं जो है वो 90 है, पुरुष जो है वो 60 है, इनकी एवरेज एज दी हुई है, तो आपको टोटल इनकी एवरेज एज निकालना है। तो अब देखिए एवरेज एज निकालने का तरीका क्या होता है, हम कई बार इसमें वेटेड एवरेज निकालकर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से इसकी बात सुनिएगा आप। मान लिया सर इनका, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको अगर इससे ट्राई करें तो इसका आंसर आता है, देखें आप इसका रेशियो लेंगे तो वेटेड एवरेज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 33 जा 90 और 32 जा, ठीक है। तो 35 3 जा कितना हो गया 105, 45 2 जा कितना हो गया 90 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 195, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 9 जा 45 हो जाएगा, इतनी आ गई। बोला गया है कि भैया 90 फीमेल मेंबर है, उनका औसत इतना दिया था, 60 ये थे, इनका इतना दिया था, तो यहाँ पर हम इनकी जो क्वांटिटी है ना इनका रेशियो ले सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसा रेशियो लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, वेटेड एवरेज लगाएंगे, ये 3 और ये 2, यहाँ ये 35 है इनका, ये 45, तो सर 35 3 लोगों का तो कितना हो जाएगा, 35 इंटू 3 105 प्लस 45 2 लोगों का, तो मतलब 45 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90 और डिवाइडेड बाय इन दोनों को जोड़कर तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो उससे अपना आंसर 39 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि फीमेल इतने मेल इतने, तो आप या तो रेशियो ले लें, और रेशियो नहीं भी लेना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। देखो भैया दो नंबर का डिफरेंस उनके सम का, सम क्या होता है, सम ये होता है 15% है, उनके सम का 15% है, 15% हटा के नीचे 100 आ गया। तो सर यहाँ से इनका रेशियो लूँ तो a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी का रेशियो क्या आ गया, 15 अपॉन में 100 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई।
काट दे, 5 3 15, 5 20 आ गया, ठीक है। तो सर यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है और a प्लस बी की वैल्यू 20 दी हुई है। मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से बताइएगा, कि जब भी a प्लस बी a माइनस दिया हो तो वहां पर a अगर निकालना हो तो a बड़ा वाला नंबर है। कैसे पता? क्योंकि सर बड़े में से ही छोटा माइनस होता है, तो a बड़ा है। तो बड़ा वाला जो नंबर होता है जिसको हम बिगर नंबर बोलते हैं, वो कैसे निकलेगा? ए जो हैगा वो बिगर नंबर है। ए क्या है भैया? बिगर नंबर है। तो ये कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो सर हम 20 प्लस 3 को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और अगर बी का निकालना है, ये स्मॉलर नंबर है, इसको कैसे निकालेंगे सर? तो हम क्या करेंगे, 20 में से 3 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? यहाँ से ए आ जाएगा 23/2 और बी कितना आ जाएगा? 17/2। हमको क्या बोला गया है कि सर स्मॉलर से लार्जर नंबर का रेशियो निकालिए। तो स्मॉलर नंबर कितना है? 17/2 और लार्जर नंबर कितना है? 23/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 17:23। देखो 17/23 एक ही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट दी हुई है इतनी। स्लेंट हाइट मतलब होती है तिर्यक ऊंचाई। देखिए ये होता है कोन, कोन मतलब होता है शंकु, ठीक है, दिस इज कॉल्ड शंकु। इस शंकु में ये जो ऊंचाई होती है ना, देखो एक ऊंचाई तो ये होती है जिसको हम हाइट बोलते हैं, जिसको हम एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। एल्टीट्यूड मतलब ऐसी हाइट जो 90 डिग्री हो बेस की। लेकिन एक ये वाली टेढ़े में भी एक लेटी हुई हाइट भी तो होती है ना, इसी का नाम होता है तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? कौन सी ऊंचाई? तिर्यक की ऊंचाई, तिर्यक, ठीक है। इसी को हम स्लैंट हाइट भी बोल सकते हैं। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट या फिर लेटी हुई हाइट, आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पर बोला गया कि रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं जो कि 16 सेंटीमीटर है। इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं, रेडियस को, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। भैया कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल, ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं सर, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। रेडियस कितना दिया हुआ? 5, अंदर 5 प्लस 16 हो जाएगा। तो 22 अपॉन में 7 आ जाएगा, इंटू में 5 आ जाएगा, और इंटू में 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। तो 7 3 से 21 आ गया, 5 3 से 15, 15 इंटू 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 330 इसका आंसर आ जाएगा। तो 330 इसका आंसर आ गया यहाँ से। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। रूबी ने 20 बटन खरीदी 1 रुपए में। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदी। 25% का लाभ कमाने के लिए उसने 1 रुपए में कितनी बटन बेची होगी? देखिए भैया, हमेशा क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज खरीद कर लाए, एक आइटम खरीद कर लाए। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 किलो टोमेटो खरीद कर लाए। 1 किलो टोमेटो आपने 20 रुपए के रेट से खरीद कर लाए, और यदि आपको प्रॉफिट कमाना है तो उसको आप मान लो 25 रुपए में बेच रहे हैं। तो 20 की चीज को 25 में बेचेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट है। लेकिन अब मैं बात ये बोलता हूं आपसे कि आपने मान लो 20 रुपए किलो में, 20 रुपए में आपने टमाटर खरीद कर लाए। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसी 20 रुपए में ऐसे कितने टमाटर बेचो ताकि आपको 25% का फायदा हो जाए। क्वेश्चन अलग है, देखो क्वेश्चन का मतलब ध्यान से ये कंसेप्ट समझिएगा। यदि आपने 20 रुपए में कोई चीज खरीद कर लाए, मैं बोलता हूँ इसमें 10% का फायदा कमा कर बेचो, तो आप बोलेंगे सर इसको 22 रुपए में बेच दो, 10% का फायदा हो गया। लेकिन बोलता हूँ कि 20 रुपए की कोई चीज लाए, आपको 20 रुपए में ही बेचना है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम करके फायदा कमाना है। जैसे दुकानदार बेईमानी करता है, आपसे बोलेगा भैया मैं 20 रुपए में खरीद के लाया, आपको 20 में ही दे रहा हूँ, लेकिन वो क्या करता है, वो वाट में आपकी वाट लगा देता है। समझ में आ रही है? मतलब वो वजन में आपकी वाट लगा देता है। कैसे? वो वजन कम तोलता है तो वहां से उसका प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको, जब भी मैंने आपको बेईमान दुकानदार पढ़ाया तो वहां पर मैंने बोला था कि प्राइस का रेशियो तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन क्वांटिटी का रेशियो अपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। ये मैंने हर बार बताया है। तो सर उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर कंसेप्ट देखूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोला कि वो 1 रुपए में 20 बटन पहले खरीद कर लाता है। अब वो बोल रहा है कि उसी 1 रुपए में वो कितनी बटन बेचेगा ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर 25% का प्रॉफिट कमाने का मतलब ये हुआ कि सर 1/4, मतलब 4 की चीज को वो 5 में बेचने का बोल रहा है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या प्राइस की बात चल रही है? नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी की बात चल रही है। और क्वांटिटी के केस में मैंने आपको बताया था कि इसका रेशियो अपोजिट हो जाता है। 4 से 5 की जगह 5 से 4 हो जाएगा। मतलब पहले यदि 5 था तो अब कितना हो जाएगा? 4। तो सर 5 की कीमत कितने गुना है? 4 गुना। तो यहाँ पर 4 की कीमत 4 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर 16 इसका आंसर आ जाएगा कि सर पहले 20 बटन बेच रहा था, अब 4 बटन कम 16 बटन बेचेगा तो उसको 25% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इन्वर्स करके डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70 इन अ प्रपोर्शन, किसी अनुपात में। देखो प्रपोर्शन का मतलब ही क्या होता है कि दो नंबर यदि प्रपोर्शन में दिए हुए हैं इस तरीके से, तो क्या होगा सर, दूर दूर वालों का गुना, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का गुना बराबर होता है दोनों पास पास वाले के गुना के, अगर प्रपोर्शन में है तो,
ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला कि यदि प्रपोर्शन में है तो पहले और फोर्थ नंबर का गुना 70 दिया हुआ, कोई बात नहीं सर, इसका मतलब दिया हुआ 70। और बोला सेकंड और थर्ड टर्म इज, एक सेकंड, ये सेकंड, हाँ सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई है 3.5x। ठीक है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 3.5x दिया हुआ है। तो आपको x की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं होगा सर, ये पॉइंट हटकर नीचे 10 आ जाएगा, 35 2 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ए और बी मिलकर एक काम को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 50 घंटे में पूरा कर रहे हैं भैया। बी और सी मिलकर उसी काम को 75 घंटे में पूरा कर रहे हैं। फिर बोल रहा है सी और ए, या फिर ए और सी मिलकर उसी काम को 25 घंटे में पूरा कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ध्यान से देखिएगा, इन तीनों का अगर मैं टोटल काम निकालूं तो इनका एलसीएम लूंगा। इनका एलसीएम में अगर 150 ले लूं तो ये सबसे कट रहा है। तो सर ये इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 50 दिन में काम कर रहे हैं तो 150 काम कितने दिन में करेंगे सर, 3 दिन में। और ये 2 दिन में डिवाइड करके आ रही है क्षमता। और ये कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में करेंगे। ये तीनों की क्षमताएं आ गई, एफिशिएंसी आ गई। क्यों आएगी सर, क्योंकि एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है, आप वर्क में आप वर्क में उनकी जो भी स्पीड है, जो भी स्पीड है उसका डिवाइड कर दें, वहीं से उनकी क्षमता आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, स्पीड बोल सकता हूँ या फिर मैं इसको टाइम के नाम से जानूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। स्पीड की जगह आप टाइम लिख लें, ठीक है, तो वहां से एफिशिएंसी आ जाती है। तो सर यहाँ पर हम देखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों की क्षमता कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 6 2 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 11 आ गई। लेकिन मैं बोलता हूँ सर यहां से इन सबको जोड़ रहे हैं ना, देखो तो 2 A 2 B 2 C, तो यहाँ पर 2 ABC हो गए, की क्षमता 11 है। तो एक एबीसी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 11/2। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इन तीनों की क्षमता को जोड़कर डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि होना तो अल्टीमेट वही है। ठीक है, तो इस क्षमता से इतना काम कराना है, तो अब ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे सर, तो आप बोलेंगे सर 150 काम है। ठीक है, टाइम निकालना है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो 150 काम है वर्क, और एफिशिएंसी कितनी है, 11/2। ठीक है, चलिए, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 300 और अपॉन में 11, तो 11 300/11 घंटे में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 48। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 मिनट रीड करिएगा, मैं 3 मिनट में पानी पीता हूँ, 3 सेकंड। देखें, क्वेश्चन में बोला 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो भाई, 4 डिजिट नंबर है, तो सर सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो हम इनका एलसीएम लेंगे ना, तो आप देखिएगा 36 का और 48 का इनका एलसीएम लूंगा, तो देखो 12 दोनों में कॉमन है, 3 और 4, तो इनका एलसीएम टोटल 144 आ रहा है। आप एलसीएम इसका निकाल सकते हैं इस तरीके से भी, 36 लिखेंगे यहाँ और 48 लिखेंगे, 12 से काटेंगे, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 3 1 जा 4, 4 ये कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो 144 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 144 सर यहाँ से एलसीएम आ गया। तो अब इसमें बोला कि सबसे छोटी 4 डिजिट नंबर, तो सर सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर मतलब यहाँ पर कुछ का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ए का हो रहा होगा तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया होगा, कुछ का मल्टीप्लाई करके सबसे छोटा नंबर आ जा रहा होगा। फिर सबसे बिगेस्ट नंबर लिखना, सबसे बड़ा, तो बिगेस्ट नंबर भी सर 144 में कुछ बी का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यही आ रहा होगा। और इनका हमको डिफरेंस निकालना है, तो इनका जो भी डिफरेंस आएगा उसमें से 144 कॉमन आ जाएगा और अंदर ए और बी का डिफरेंस रहेगा। तो सर 144 का तो मल्टीपल ही होना चाहिए ना आंसर। तो इन चारों को चेक कर लो, इनमें से 144 का जो मल्टीपल है वही आंसर है। अच्छा सर 144 का मल्टीपल कैसे चेक करें, तो देखो 144 का मतलब होता है 12 × 12। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ सर ये 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर देखो ये 9 इसमें आता है, 4 4 8 + 1 9, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 9 1 या 9 9 6 या 54, ये 9 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो इनमें से देखिए 9 का मल्टीपल कौन कौन है, तो आप देखेंगे सर ये भी 9 का मल्टीपल है, देखो 9 8 8 16 और 2 18, ये पूरा 9 का मल्टीपल है। कैसे पता कर रहे हैं, सम ऑफ डिजिट, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी कट रही है। तो सर इस हिसाब से ये चारों कट रहे हैं, तो 9 का मल्टीप्लीकेशन अपना फेल हो गया। फिर क्या सर, तो सर इसमें देखो 8 भी तो बैठा हुआ है, 8 2 जा 16 और 9, तो सर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं 8 का मल्टीपल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या भी 8 से कट रही है। तो इसके अंतिम 3 अंक काटते हैं, 8 1 जा 8, 1 इधर जाएगा, 8 2 जा 16 22, ये नहीं कट रहा है बिल्कुल भी। पहला दूसरा देखो 8 8 2 या 8 3 या 24 5 58, ये भी नहीं कट रहा, दूसरा भी नहीं कट रहा भैया, पहला भी नहीं कट रहा है। लास्ट में देखिए 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 12, 12 8 से कटता नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। तो ये कट रहा है 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, बिल्कुल कट रहा है। तो ओनली तीसरा ऑप्शन 3 से कट रहा है,
भाई इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, लेकिन समय लगेगा। मैंने बोला ना आपको कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कुछ जो टफ रहते हैं, लेकिन उसमें आपके ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से, मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। मतलब ए जो है वो 1100 यूनिट काम 9 घंटे में करती है, और बी उसी काम को 12 घंटे में करते हैं। देखो सेम काम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहा है ए और बी अगर साथ में काम करें तो 1100 यूनिट काम, मतलब उतना ही काम, जितना काम पहले था उतना ही काम वो कितनी देर में कर देंगे। तो सर ये दोनों 9 और 12 घंटे में करते हैं, वर्क तो कांस्टेंट है ना। तो सेम क्वेश्चन है अपना जो नॉर्मल आता है कि ए इतनी देर में कर रहा है, बी इतनी देर में कर रहा है, दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे। तो इसको करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया, यदि आपको याद हो तो। वो मैं बाद में बताऊंगा, आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वर्क कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसको भूल जाएं, इसका करने का कोई मतलब नहीं है, इसको देने का कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ गया 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, दोनों मिलकर। तो सर 36 काम दोनों मिलकर किस क्षमता से करेंगे, 4 + 3 क्षमता से करेंगे। तो 36/7। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि सर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, वो दोनों से मिलकर कराना, तो क्या करेंगे, 9 इंटू में 12 अपॉन में 12 प्लस 9 प्लस 12, 9 और 12 कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर 21, और ऊपर कितना आ गया 9 इंटू में 12, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो कितना हो जाएगा 36/7। तो ये तरीका भी हो सकता है आपका। इन दोनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो करना है, आपको सही लगना चाहिए और आपकी स्पीड आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रॉबिन ट्रेवल 1/4 ऑफ डिस्टेंस इन 20 किलोमीटर पर आवर। 1/4 ऑफ डिस्टेंस मतलब मान लेते हैं 4 डिस्टेंस है, उसमें से एक डिस्टेंस को रॉबिन 20 की स्पीड से कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरा अनादर 1/4, अनादर 1/4 मतलब इसका ही 1/4 निकालेंगे अनादर, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है इन द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि बची हुई दो डिस्टेंस, उसको वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। कितने से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पर कि फाइंड रॉबिन्स एवरेज स्पीड, एंटायर जर्नी में एवरेज स्पीड आपको निकालना है यहाँ पर। तो सर यहाँ पर पूरी की एवरेज स्पीड आपको निकाल कर बताना है। तो आप पहला तरीका तो हो सकता है सर क्या वेटेड एवरेज लगा दें। वेटेड एवरेज आप लगा सकते हैं, लेकिन वेटेड एवरेज से यहाँ आंसर आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसमें हमसे एवरेज स्पीड निकालने का बोला है। चलिए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। चलिए टोटल डिस्टेंस कितना है सर, तो आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस 1 + 1 + 2 4 है ना, टोटल टोटल डिस्टेंस 4 हो गया। टोटल टाइम कितना आएगा, तो सर पहला 20 की स्पीड से करना कितना डिस्टेंस, एक डिस्टेंस, तो पहले का टाइम ऐसे आएगा, दूसरे का टाइम कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तीसरे का टाइम कैसे आएगा, ऐसे आएगा, दो डिस्टेंस 80 की स्पीड से। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, कोई इशू नहीं होगा। 4 अपॉन में यहाँ पर ये सब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम अगर मैं इन सबका लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 जा, ये 40 जा, यहाँ पर एलसीएम 40 ही आ जाएगा, 40 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 4 5 2 7, ये ऊपर जाएगा तो 160 अपॉन में 7 आ जाएगा। 7 2 जा 14, 2 बचा, 7 2 जा 14, कितना बचा, 6 बचा, 0 आ गया, 7 8 जा 56, तो 22.8 किलोमीटर पर आवर ये आंसर है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए था। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1 लाख रुपीज, बट द शॉपकीपर ऑफर्ड अ डबल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। भैया एक शॉपकीपर क्या करता है, दो डिस्काउंट देता है, एक 20% का डिस्काउंट देता है, दूसरा 10% का डिस्काउंट देता है। तो कोई बात नहीं सर, 1 लाख की चीजें हम डायरेक्ट ही दे देते ना। 1 लाख की चीजें सर, 1 लाख की 20% का डिस्काउंट, तो इसका 20% कितना होगा, 1 लाख का 20% 20,000 होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो सर ये 80,000 में बेच दी। अब उस पर भी 10% की छूट दे रहा है, इसका 10% कितना होगा, 8,000, तो अब इस पर फिर 8,000 की छूट दे दी, इस पर 20,000 की दी थी। तो 8,000 की जैसी छूट दी तो कितना हो जाएगा सर, ये 72,000। तो इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई। ठीक है, ये डाउट में भेजा था मेरे पास एक स्टूडेंट ने। इफ 2 की पावर 305 और 303 9 से पूरा डिवाइड करना है इसको, तो रिमाइंडर बताइए कितना बचेगा। चलिए तो इसको रिमाइंडर निकालना बताता हूं मैं, पहले तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर निकल जाएगा। चलिए तो इसको डिवाइड करने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि पहले तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ब्रेक मेथड से। इसको इस तरीके से लिखना है कि आपका रिमाइंडर एक बचे या -1 बचे। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 101, तो ये कितना बन जाएगा टोटल, कितना बन जाएगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि इसको 2 की पावर 303 प्लस 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं हमको इसको ना 2 की पावर 3 बनाना है, और 3 बनाकर फिर इसके आगे क्या लिखना, 101। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर ये 2 की पावर 3 8 हो जाता है, और 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा।
मतलब ये कि अगर मैं 8 को 9 से डिवाइड करता हूँ ना, तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर -1 बचेगा। अब नेगेटिव रिमाइंडर किसी और दिन में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जिन बच्चों को आता है उनको समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव रिमाइंडर यदि पढ़ना है भाई तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं, एक क्लास में लेकर आ जाऊंगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। यदि किसी बच्चे को नहीं आता तो वो लिखे जरूर कमेंट में मुझे, ठीक है। मैं मानकर चल रहा हूँ कि अभी आपको आता है, तो इसको ऐसा लिख देंगे। बाद में ये देखिए ये हो गया, उसके बाद में बाद में इसमें क्या लिख दूंगा, ये 2 और बच रहा है ना, तो इसको अलग से मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस में चल रहा है 303, ये पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा तो ये क्या आ जाएगा सर, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 की पावर 101 इंटू में 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में 9, प्लस में आ जाएगा 303 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 9। चलिए यहाँ कर रहा हूँ, देखिए जब 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 की पावर रिमाइंडर 101 इंटू में 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, 4 को डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, प्लस 303 को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 2 18, 9 3 27, 9 3 27 कटेगा, वो कितना बचेगा 3 इधर, 9 3 27, 6 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा रिमाइंडर। चलिए तो ये -1 ही रहेगा, वो -1 इंटू 4 -4 हो जाता है, और 6 वो -4 और 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका 2 आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, जिनने रिमाइंडर पढ़ा हुआ है उनको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। एक चेयर को 800 रुपए में खरीदा जाता है और 1100 रुपए में बेचा जाता है, गेन परसेंट निकालिए। इतना सरल क्वेश्चन, 300 रुपए का गेन हो रहा है 800 रुपए पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। सुन सब सुन प्यार की धुन, 3/8 का मतलब क्या होता है सर, 1/8 का मतलब हमने पढ़ा था 12.5, उसका 3 टाइम्स करेंगे तो 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 300 अपॉन में 8 आ रहा है, इसको डिवाइड करके यही आएगा, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया था कि 1/8 का मतलब 12.5% होता है परसेंटेज में, तो उसी के अकॉर्डिंग 3 गुना उसका 3/8 कितना हो जाएगा 37.5। अगला देखें, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलिए सिलेंडर जो होता है ना बेलन, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सर 2πRh, ये होता है। हमारे से बोला क्या है निकालने का, डायमीटर निकालना है सर। डायमीटर निकालने का मतलब होता है 2r, रेडियस का 2 गुना होता है, वो निकालना है हमको। और यहाँ पर दिया क्या क्या है, हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, कर्व्ड सरफेस एरिया 110 आ जाएगा, इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई में 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस कितनी है निकालना है, रेडियस हाइट कितनी है 14, ठीक है। चलिए काटा पीटी मचा देते हैं, 7 2 14 हो जाएगा, 22 5 ये हो जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी सर 5 अपॉन में 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगी रेडियस। लेकिन हमको क्या निकालना है डायमीटर ना, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2, तो रेडियस 5 अपॉन में 2 का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The mark price of an item, item. The mark price of an item was 2000 rupees, but the shopkeeper offered a discount of 20%. एक आइटम का एक आइटम का मार्क प्राइस 2000 रुपए है, जिसे 20% के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। अच्छा इसका 20% कैसे निकालेंगे सर, किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते, लास्ट से एक जीरो रिमूव कर दो तो इसका 10% कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब इसका भी हमको 20% निकालना है, तो इसका कितना टाइम्स हो जाएगा 2 गुना, कितना 400, तो यदि इसमें से 400 में कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1600। दूसरा तरीका ये है सर कि 2000 रुपए की चीज है, हमको 20% का डिस्काउंट देना, मतलब इसको कितने 80% में बेचना है, परसेंट हटाकर नीचे 100, सुन सब सुन प्यार की धुन, 1600 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इन हाउ मेनी ईयर्स 800 रुपए बिकम 926.10 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये क्वेश्चन मैंने कल की शिफ्ट में भी कराया, 10 तारीख का जो मैंने जीडी का फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम मैंने प्रैक्टिस कराया, उसमें देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का, ठीक है। जिसमें हमने ऐसा ही समझकर गलती से कर दिया था, वो सीआई से हो रहा था, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। तो यहां से हम देखते हैं कि सर प्रिंसिपल से अमाउंट का क्या रेशियो बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बन रहा है 800 है यहाँ पर, और यहाँ पर बन रहा है कितना 926.10, ठीक है। अच्छा 10% पर एनम का मतलब होता है कि सर 12 महीने में 10% ब्याज, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमको 6 महीने का निकालना है, 6 मंथ का कितना हो जाएगा 5%, वो 5% का मतलब होता है 1/20। तो यहाँ पर सर रेशियो क्या बनेगा कि सर 1/20 का मतलब होता है कि हर साल 20 की चीज कितने में बेची जाएगी बाबा, तो आप बोलेंगे सर हर साल 20 की चीज 21 में बेची जाएगी, ठीक है। अच्छा ये रेशियो कितने साल में ये बन रहा है वही तो निकालना है ना, तो टी टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, 2 जीरो और लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 के पहले पॉइंट था, 1 जीरो कटा।
अब आ रहा है 9261। इसको देखकर अगर घंटी आपके में नहीं बज रही तो समझ लो तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है। 9261 21 का और ये 20 का क्यूब होता है, क्योंकि ये कंपैरिजन करके ही इस तरीके की पावर सॉल्व होगी। तो यहां से देखो ये बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये टी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो टाइम कितना आ गया, 3। अब 3 साल नहीं बोलेंगे भैया, यहाँ पर टाइम आएगा 3 साइकिल। 3 साइकिल का मतलब ये है 6 6 महीने की 3 साइकिल। 6 6 महीने की 3 साइकिल क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर ये 6 महीने का ब्याज चल रहा है ना। तो 6 महीने की 3 साइकिल यदि मैं लगा दूं तो उसको मैं 18 मंथ का समय बोलूंगा, या फिर इसको मैं 1.5 ईयर, 1.5 वर्ष भी तो बोल सकता हूँ ना, 1.5 ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 ईयर्स का आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। 2 नंबर का सम दिया है, 2 नंबर का डिफरेंस दिया है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। सर तो पहले तो ए और बी निकालने हैं। इन दोनों की मदद से मैंने बोला था बड़ा नंबर कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर आधा। और मैंने बोला था छोटा नंबर कैसे निकलेगा, दोनों को घटाकर आधा, घटाकर आधा। तो सर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 18/2 9। ठीक है। चलो तो ये निकालना है मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन इन दोनों का इस तरीके से होता है। चलिए तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 9, तो ये हो जाएगा 4 × 3, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए भाई लोग। तो ये क्लास आप अच्छे से कंप्लीट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आए हो। यदि आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और इसी प्रकार से आपका प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।